हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्टूडेंट, ट्वेल्थ बिजनेस स्टडी में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में, इसी चैनल में, इसी कड़ी में हम 2013 10 11 12 का हमने कर लिया है। 2013 का जो पेपर है इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। देखिए, 2013 का बोर्ड एग्जाम का पेपर है, आप लोगों के सामने है। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसको हम समझेंगे और उसको हल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु खालिस्तान था। बच्चों, प्रबंध के सिद्धांत में हेनरी फ्योल और टेलर, इन्होंने प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है, जिन्होंने अलग अलग प्रयोग किए। तो टेलर ने अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु किसको माना है? तो यहाँ पर आंसर लिखा भी है, एक बार हम और लिख देते हैं कि टेलर ने अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु किसको बनाया? श्रमिक को बनाया। सबसे निचले स्तर का जो कर्मचारी है, जो कारखाने में काम करने वाला श्रमिक है, उसको केंद्र बिंदु बनाया। फिर अगला है नियोजन खालिस्तान के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। भी नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना, और योजना हमेशा भविष्य की बनाई जाती है। तो नियोजन हमेशा किसके बारे में सोचने की प्रक्रिया है? भविष्य के बारे में सोच। क्लियर? फिर है व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण को खालिस्तान प्रणाली प्रभावित करती है। तो यहाँ पर ये कौन सा चैप्टर आ गया? थर्ड नंबर का चैप्टर आ गया, व्यवसायिक पर्यावरण। व्यवसायिक पर्यावरण में एक पर्यावरण है आर्थिक पर्यावरण। अब इस आर्थिक पर्यावरण को कौन प्रभावित करेगा? तो आर्थिक पर्यावरण को आर्थिक प्रणाली प्रभावित करेगी। तो सामाजिक पर्यावरण है, तो सामाजिक पर्यावरण को समाज प्रभावित करेगा। ठीक है। सांस्कृतिक पर्यावरण है, भौगोलिक पर्यावरण है, तो उसको भौतिक जो परिस्थितियां हैं वो प्रभावित करेगी। तो इसी प्रकार से आर्थिक पर्यावरण को कौन कौन प्रभावित करेगा? आर्थिक प्रणाली प्रभावित करेगी। फिर है भारत की धीमी प्रगति का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में इतने सारे संसाधन हैं, प्रचुर मात्रा में संसाधन है, उसके बावजूद भी भारत की जो प्रगति है धीमी क्यों हो रही है? उसका कारण क्या है? तो भारत में कुशल प्रबंध का अभाव है। भारत में किसका अभाव है? कुशल प्रबंध का, कि मैनेजमेंट जो है वो कुशल नहीं है। कुशल का मतलब होता है कि उसके पास टेक्निक नहीं है। ठीक है। तो कुशल प्रबंध के अभाव के कारण है उसका। फिर हेनरी फ्योल द्वारा प्रबंध के खालिस्तान सिद्धांत प्रतिपादित किए। तो हम सभी को मालूम है, याद होना चाहिए कि हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। ठीक है। तो 14 सिद्धांत हमें याद होना चाहिए, क्योंकि कोई सा भी सिद्धांत कभी भी पूछ लिया जाता है। वो बिल्कुल 14 सिद्धांत आपको आना चाहिए। फिर है ये 2013 का ओरिजिनल पेपर जो कि मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इनको आप समझ लेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आइडिया आ जाएगा। अगले एक शब्द में उत्तर देना है, क्या नियोजन एक भौतिक कसरत है? सबसे पहले तो हम नियोजन को समझ लिए कि नियोजन मतलब योजना बनाना, और योजना कौन बना सकता है? जिसके पास बुद्धि होगी। तो योजना बनाने के लिए आपको शारीरिक कसरत, पहलवान बनने की जरूरत नहीं है। आपको किसकी जरूरत है? बौद्धिक कसरत की जरूरत है। तो क्या नियोजन एक बौद्धिक कसरत है? तो ये बिल्कुल आंसर क्या आएगा इसका? नहीं, कि नियोजन एक बौद्धिक कसरत नहीं है। ये कैसी कसरत है? ये भौतिक कसरत नहीं है, बौद्धिक कसरत है। फिर है सम विच्छेद विश्लेषण क्या है? तो सम विच्छेद विश्लेषण, जहां न लाभ हो और न हानि। एक ऐसा बिंदु जहां न लाभ हो न हानि हो। जैसे मान लो आपने 100 रुपए की वस्तु बने, आपको किसी वस्तु को बनाने में 100 रुपए लगे। ठीक है। मतलब आपको एक वस्तु को बनाने में 100 रुपए की लागत लगी। अब आप इस वस्तु को 100 रुपए में ही बेचेंगे, तो यहाँ न तो आपको लाभ हो रहा है न हानि हो रही। तो सम विच्छेद बिंदु का मतलब एक ऐसा बिंदु जहां न उस बिंदु पर, यदि आप व्यापार कर रहे हैं, वस्तु को बेच रहे हैं, तो वहां पर न तो आपको लाभ हो रहा है न हानि हो रही। विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है? विज्ञापन मतलब बाहर, पेपर में आप न्यूज देंगे तो बाहर के लोग आपके यहाँ भर्ती करने के लिए आएंगे, भर्ती होने के लिए आएंगे। तो भर्ती विज्ञापन का कौन सा साधन, कौन सा स्रोत हो गया? बाह्य स्रोत हो गया। कौन सा स्रोत हो गया? बाह्य स्रोत हो गया, बाहरी स्रोत हो गया। ठीक है। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। यह परिभाषा किसने दी है? तो प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। ये लॉरेंस एप्पले की परिभाषा है।
परिभाषा है, लॉरेंस एप्पले के द्वारा दी गई परिभाषा है कि प्रबंध के द्वारा व्यक्तियों का विकास किया जाता है, वस्तुओं का विकास नहीं किया जाता। मतलब व्यक्तियों को निर्देशित किया जाता है कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, उनको डायरेक्शन दिया जाता है, वस्तुओं का नहीं। ठीक है, तो लॉरेंस एप्पले के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। फिर है वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? वैश्वीकरण मतलब देश की अर्थव्यवस्था को, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना, विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना, ये कहलाता है वैश्वीकरण। देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, ये कहलाता है वैश्वीकरण। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। सही जोड़ी है। अब सही जोड़ी में आ रहा है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी का संबंध किससे होता है? तो कार्यशील पूंजी मतलब चालू संपत्तियां। हमारा आंसर आ गया ए। कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल, तो चालू संपत्ति। ठीक है, कार्यशील पूंजी का मतलब जो प्रतिदिन के कार्यों के लिए उपयोग की जाती है, और प्रतिदिन मतलब कि एवरीडे, जो 12 महीने जो काम में आने वाली है। फिर ये स्टॉक एक्सचेंज, ये हमारे कोर्स के बाहर है, फिर भी हम बात करेंगे। तो स्टॉक एक्सचेंज का संबंध किससे होता है? कि जहाँ पर स्टॉक का क्रय विक्रय किया जाता है। फिर है स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी कैसी होती है? तो दीर्घकालीन होती है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सी। स्थायी पूंजी मतलब लंबे समय तक काम आती है। प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य का संबंध होता है वित्तीय कार्य से। प्रशासनिक कार्य करना मतलब फाइनेंशियल वर्क या वित्तीय कार्य। लाभों को अधिकतम करना, ये वित्तीय प्रबंध का एक उद्देश्य है। लाभों को अधिकतम करना, तो वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है, उसका एकमात्र उद्देश्य क्या है? लाभ को अधिक से अधिक करना है। इस प्रकार का मैनेजमेंट करना, इस प्रकार की प्लानिंग बनाना कि लाभ अधिक से अधिक हो सके। ठीक है, तो ये थी हमारी सही जोड़ी। के बाद हम चलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में चलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला कोर्स के बाहर है, भारत में पहले स्कंद विपणी, ये भी कोर्स के बाहर है, फिर भी हम इसको पढ़ेंगे। तो 1877, ठीक है, भारत में सबसे पहली जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई है, और ये 1877 में हुआ था। नियंत्रण संबंधित है किससे? नियंत्रण क्या है? सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए, तो प्रबंध का अंतिम कार्य है। प्रबंध के 5 कार्य हैं: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। तो नियंत्रण का संबंध किससे? परिणाम से। नियंत्रण का संबंध किससे है? परिणाम से है। क्यों? जो कार्य हो रहा है, उस कार्य का जो परिणाम है, वो यदि अनुकूल नहीं होगा तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, सुधार किया जाता है। तो नियंत्रण का संबंध परिणाम से होता है। फिर है अगला क्वेश्चन हमारे पास, डी क्वेश्चन है, ये है रोजगार कार्यालय भर्ती का कौन सा स्रोत? अभी रिक्त स्थान में भी आया था कि विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है? तो बाहरी स्रोत है। रोजगार कार्यालय, रोजगार कार्यालय गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जहाँ पर जो बेरोजगार व्यक्ति होते हैं, जो योग्यता रखने वाले जो युवक है, वो वहाँ रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और गवर्नमेंट की जब आवश्यकता होती है तो उनको रोजगार दिया जाता है। तो ये एक बाहरी स्रोत है। रोजगार कार्यालय भर्ती का कौन सा स्रोत है? ये बाह्य स्रोत होता है। फिर है अगला क्वेश्चन है कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। नियोजन के द्वारा, नियोजन मीन्स योजना, योजना मतलब किसके लिए बनाई जाती है? भविष्य के लिए बनाई जाती है। तो नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है, जिसमें हम भविष्य को पकड़ते हैं। ये किसने दिया है? ये परिभाषा दी है एलन ने दी, लुइस एलन ने ये परिभाषा दी। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। अब हम और आगे बढ़ेंगे और ट्रू और फॉल्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, सत्य और असत्य। पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार दोनों समान है, ये गलत है, क्योंकि दोनों असमान होते हैं। पूंजी बाजार अलग, मुद्रा बाजार अलग। वैसे ये कोर्स के बाहर है। आदेश निर्क पत्र, ये भी कोर्स के बाहर हो गया। तकादा, ये भी कोर्स के बाहर हो गया। कार्य पर प्रशिक्षण व्यवहारिक प्रशिक्षण है, बिल्कुल राइट है, ये सत्य है। कार्य पर प्रशिक्षण देना, जहाँ पर कार्य हो रहा है, ओरिजिनल वास्तविक कार्य हो रहा है, वहीं पर उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ये एक व्यवहारिक प्रशिक्षण हो गया, प्रैक्टिकली प्रशिक्षण हो गया। सही है। फिर विचलन सदैव ऋणात्मक होता है। विचलन, विचलन आप पहले तो हमें विचलन मालूम होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, ये नियंत्रण से रिलेटेड है। नियंत्रण में क्या होता है कि ये देखा जाता है कि भाई आपने जो लक्ष्य बनाया है, वास्तविक कार्य मतलब प्रमापित कार्य, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रमापित कार्य। प्रमापित कार्य का मतलब
आपने ऐसा सोचा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि मेरे 90% बनना चाहिए, तो ये आपका हो गया प्रमाप कि मेरा इस बार 12वीं में कितने परसेंट बनना चाहिए, 90% बनना चाहिए। या हाफ ईयरली का ले लो, वार्षिक छोड़ो, हाफ ईयरली में आपने सोचा कि मेरा 90% बनना चाहिए। ये अपना आपका हो गया स्टैंडर्ड, मतलब ये आपने स्टैंडर्ड डिसाइड किया, मतलब प्रमाप डिसाइड कर लिया। उसके बाद एग्जाम हुई, अब वास्तविक रिजल्ट आया, ठीक है। तो वास्तविक रिजल्ट जब आया तो आपके 80% बने, आपने सोचा था 90% का, और आपका जो वास्तविक रिजल्ट आया 80%। अंतर कितना रहा, अंतर रहा 10%। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विचलन। ये क्या कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे विचलन। मतलब प्रमापित कार्य और वास्तविक कार्य में जो अंतर आता है वो कहलाता है विचलन। अब ये विचलन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब अभी ये कैसा है, ऋणात्मक है, मतलब आपने 90 सोचा था और 80 आया, तो ये ऋणात्मक हो गया। अब ऐसा भी हो सकता था कि ये आपका जो रिजल्ट है 95% आया, आपने सोचा था 90 और आपका रिजल्ट आया 95%, मतलब यहाँ पर 5% ये आपका क्या रहा, प्लस रहा, और ये 10% क्या रहा, यदि कम रहा तो निगेटिव ऋणात्मक, और अधिक रहा तो धनात्मक। तो कुछ भी हो सकता है, तो आपका रिजल्ट आपने जो सोचा उससे ज़्यादा भी आ सकता है और उससे कम भी हो सकता है, तो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। तो जो विचलन है, प्रमापित कार्य और वास्तविक कार्य के बीच जो अंतर होता है वो कहलाता है विचलन। तो ये विचलन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो विचलन सदैव ऋणात्मक होता है, ये क्या हो गया, गलत हो गया। सदैव ऋणात्मक नहीं होता, धनात्मक भी हो सकता है। क्लियर। तो ये थे हमारे जो बिजनेस स्टडी के, हमने जो 2013 में जो पेपर आया था उसकी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और आपका कोई सजेशन हो, आपका कोई जिज्ञासा हो, या ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका जवाब आपको देने की कोशिश करूँगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।